यूपीएससी का प्री जो है उसका रिजल्ट आ गया है, आपका क्लियर भी हो चुका है, ठीक है। तो उसके क्लियर होने के बाद में अब हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है। उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एसए है, एथिक्स है, या फिर जो हमारा ऑप्शनल है वो सब्जेक्ट है, या बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कितना किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड जो वैल्यू एनरिचमेंट है वो कहाँ से करनी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, कौन सी एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, कितने टाइम के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इस चीज के लिए हमारे पास में एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, ना कि कोई आपको कोर्स बाय करना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से हियर कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कॉन्सेप्ट्स क्या है, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एनरिचमेंट करनी है। उसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह का मेजर कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। हमें एक तरह का प्लान चाहिए, उस प्लानर के अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जो हमारी टीम है जिसमें कि कमल खुराना सर है, अरविंद गुलेरिया सर है, हमारे अभिषेक बोरे जी हैं, विद्याधर सर हैं और सोनल मैम, ये हमारी पूरी की पूरी जो टीम है, आपको जो मेंस के पहले तक सारा का सारा जो आपका सिलेबस है उसको कवर करवाने की हम कोशिश करेंगे। इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि आपको पहले हम डेली ऑन डेली बेसिस, ऐसा नहीं कि भाई हमने आपको कुछ हफ्ते का शेड्यूल दे दिया, महीने का या फिर 2 महीने का शेड्यूल दे दिया। इसमें आपको हम डेली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें थीम्स ये वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उसके क्वेश्चंस भी देंगे हम आपको, क्वेश्चंस के लिए टाइमर भी देंगे कि भी उस टाइम के अंदर अंदर आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, और उसको फिर बाद में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। मतलब आपका जहां तक जिस तरीके की हम हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस चीज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कि क्या इसके फीचर्स रहेंगे, कैसे कैसे आपका बेनिफिट होएगा, वो आपको कमल सर बताएंगे। देन उसी तरीके से जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आइए सर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या होंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि इसके बाद हम ये प्रोसेस पूरा आगे कैसे चलेगा। अब पहले ये समझने से पहले फीचर्स क्या होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेंस के बाद आपको दिक्कत आती है वो किस चीज में आती है। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि मेंस में जो दिक्कत है आपको वो किस चीज में है। अब जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो 26 वाले हों और इसके साथ ही मेंस 27 वाले हैं, जो उनके लिए भी है ये। बिकॉज पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि ये तो थोड़े बहुत फोकस्ड अभी होंगे, क्योंकि यही टाइम है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ, ये एक डिमोटिवेशन हो जाती है, बट अगले साल आप उस प्रोसेस में होंगे, वो डिपेंड करता है कि नाउ हाउ यू विल परफॉर्म इन दिस नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स। तो इनके लिए प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये सेम डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि आप भी क्या कर रहे हैं, मेंस 2026 ही दे रहे हैं। इनके लिए तो है ये प्रोग्राम जो इस बार दे रहे हैं, पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको भी इनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द गेम। कैसे? इसके बाद आएगा फिर आपका अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, फिर होता है प्रीलिम्स दोबारा तैयार करते हैं क्योंकि प्री हुआ नहीं है, फिर प्री की रेस में जाएंगे और ये साइकिल रिपीट होता रहता है प्री वाला, और मेन से आप आउट हो जाएंगे। तो इनके लिए तो ये है। अब हम बताते हैं कि ये तो दे ही रहे हैं मेंस, कि इसके फीचर्स क्या होंगे और किस चीज को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। अब उससे पहले आते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछी हैं कि कैसे करें मेंस की तैयारी। अब पहली प्रॉब्लम आती है कि इतने कम टाइम में कैसे करें, कि अभी टाइम बहुत कम है, 50 दिन है, इसमें तो हम टेंशन में मर जाएंगे 50 दिन में। इसके लिए क्या है, जो मेंस की तैयारी है, इट इज नॉट अबाउट सोर्सेस। इसकी तैयारी नहीं है ये तैयारी है जो मेंस में थीम्स आती हैं, या टू बी वेरी प्रिसाइज जो सब थीम्स आती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी सब थीम्स हैं हमें वो तैयार करनी है। तो ये मेंस का कोर्स है, ये आपको थीम्स बेस्ड करवाया जाएगा। और ये थीम्स कहां से आएंगे आपके पास, जो हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है उसके बेस पे हम थीम्स बनाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि आपको जो भी प्रिसाइज तैयारी है मेंस की, ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है इसमें, कि जो भी मेंस में एग्जैक्ट काम में आएगा, कि आपको फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया, आपके पास 4 फैक्ट इकट्ठे हों कि फेडरलिज्म को क्या चैलेंजेस हैं, उसका डाटा आपके पास इकट्ठा हो कि यार ये आएंगे पॉइंट तो ये डाटा है मेरे पास। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है मेंस में, कि आपके पास डाटा और फैक्ट्स उसको सब्सटेंशिएट करने के नहीं है, आर्गुमेंट्स को। तो वो पार्ट हो जाता है वैल्यू एडिशन का। आपने खुद भी किया होगा पहले ये,
बट वी विल ट्राई कि जो थीम्स हैं उसका आपको वैल्यू एडिशन भी साथ में देते रहें। तो थीम्स पकड़नी है और उसके साथ वैल्यू एडिशन करना है। अब आपने, क्योंकि जिन्होंने प्री क्लियर किया है उनका बेसिक तो क्लियर होगा, तो आपको अब क्या करना है, बस इन थीम्स को उठा के रखना है। अब 2027 वाले क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको यही 50 डेज का जो काम है एक्सटेंड करना है 75 डेज में, तो यू कैन डू अपने हिसाब से उस प्लान में मॉडिफिकेशन करके कि भाई मैं इतना हेक्टिक क्यों करूं, मेरे पास 75 डेज हैं तो मैं उसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर दूंगा। वो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना, सामान आपका सारा अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। अब एक है कि हम क्या करेंगे, आपको सुबह 6 बजे डेली थीम्स देंगे, जो टॉपिक आपको पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमने इसको 50 डेज में डिवाइड कर दिया है, 50 टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के, वो यहां डिवाइड कर दिए हैं। सुबह 6 बजे आपको टेलीग्राम पे ये थीम्स मिल जाएंगी। उन थीम्स को आपको तैयार करना है जो आपने तैयार की हुई हैं। देन वी विल गिव यू मेंस के क्वेश्चन, हम इसको एवरेज रखेंगे, डेली के 3 क्वेश्चन आपको मिलते रहे उस मेंस के। अब आपको ये 6 बजे मिले और हम ट्राई करेंगे कि आप शाम के 4 बजे तक ये काम कर लें तैयार। एंड देन वी विल गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अराउंड जो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जाएंगे मेंस के, इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, दैट वी थॉट कि हम आपको लाइव आंसर राइटिंग करवा देंगे इन 3 क्वेश्चंस की, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो कि इंट्रो कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम होती है मेंस के आंसर में, वो 3 ही प्रॉब्लम है कि एक तो आपके आंसर में फ्लो नहीं है, कि आपने आंसर लिखा, रैंडम फैक्ट्स फेंक दिए, फ्लो में नहीं है वो, तो उससे क्या नहीं दिखता आपको, एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती है। तो हम ट्राई करेंगे उन क्वेश्चंस को कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया और कैसे करना चाहिए था, ताकि यू कैन मेंटेन दैट फ्लो। तो हम ये फ्लो वाली चीज एड्रेस करेंगे। साथ में ट्राई करेंगे कि जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो वेग पॉइंट्स ना लिखे हों, तो कैसे वैल्यू एडिशन करनी है वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और मेन है कि इंट्रो और बॉडी, इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखने हैं। तो लेट्स सपोज आपने रोज के 3 क्वेश्चन भी किए, तो 50 दिन में अराउंड 150 क्वेश्चन हो गए आपके, उसमें आपको आंसर राइटिंग का आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इसको पूरा कोर्स को 50 दिन डेडिकेशन से करते हैं तो आपको पूरा आंसर राइटिंग का आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे अब आपके पास क्या आ गए हैं, क्वेश्चन आ गए, हमने सॉल्यूशन करवा दिए। देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थीम्स वी विल गिव यू वैल्यू एडिशन पार्ट। और ये आपको जैसे ही आंसर राइटिंग का खत्म होगा, आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू जो भी 6 या 7 PM पे दिस वैल्यू एडिशन का सेशन, ताकि आपका वो जो थीम्स आपने कवर की थी, इफ समथिंग इज लैकिंग इन यू देन यू कैन डू अ वैल्यू एडिशन और इनरिचमेंट फ्रॉम दैट। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। अब आपको ये काम करना पड़ेगा 50 दिन के लिए अच्छे से, और इससे क्या होगा, आपकी थीम्स कवर हो जाएंगी सारी की सारी। आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है कि भाई मैंने तो क्या किया, पूरी मेंस की तैयारी कर ली, आंसर में से एक नहीं लिखा गया। वी आर ट्राइंग कि आपके पास पूरा शेड्यूल हो फिक्स कि 50 दिन में मेरे को ऐसे कवर करना है, फ्रॉम थीम से क्वेश्चन से राइटिंग से वैल्यू एडिशन। और जो वैल्यू एडिशन यहां पे करवाएंगे उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एग्रीकल्चर का टॉपिक उठाएंगे तो पहले हम थीम्स निकालेंगे भाई कि एग्रीकल्चर में मार्केटिंग पे इशू है, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज का इशू है, जो पहले पीवाईक्यू में आ रखे हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे। और वो विल ट्राई कि हम पीवाईक्यूज इसमें थोड़े बहुत ऐड करें, एक क्वेश्चन रोज का, और बाकी हम अपनी तरफ से बनाएं उन थीम्स के बेसिस पे, और फिर उसका वैल्यू एडिशन है। तो दिस इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। जो 26 वाले हैं वो भी ये कर सकते हैं, और 27 वालों के लिए ये ऑप्शन है, पर अगर आप ये करेंगे तभी अगली बार का पेपर तैयार हो पाएगा। तो ट्राई टू डू दैट, एंड वी विल बी इंगेजिंग ऑन टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डालेंगे यहां पे डालेंगे, अदरवाइज वीडियोस कहां पे आएंगी, यूट्यूब पे, एंड दीज विल बी अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल और एज वेल एज यूट्यूब चैनल। तो इसको आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मेन दिक्कत आएगी, इस प्रोसेस को सस्टेन करने की दिक्कत है। अब मेन हो जाता है कि मैं इस 50 दिन में अपने आप को कैसे इतने हार्ड वर्क के साथ काम करूं। तो आई होप आप में ये डेडिकेशन होगी और आप इसको करेंगे। नाउ द सब्जेक्ट वाइज ये चीजें आपको सारी फैकल्टी समझा देती हैं कि भाई कैसे कैसे हम इसको और डील करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कि आपको एथिक्स के लिए अरविंद गुलेरिया सर डील करेंगे कि कैसे आपको एथिक्स का सब्जेक्ट चलाना है। तो सर आइए, आप बताइए एथिक्स के बारे में। थैंक यू सर।
ऑलराइट, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि GS4 एक ऐसा आपका कंपोनेंट है जो कि मेक और ब्रेक करेगा। मतलब ये तो सभी को पता ही है कि मेंस का जो आपको स्कोरिंग है उसके बेसिस पर ही आपका पूरा रैंक निकलने वाला है। बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अकेला एक ऐसा कंपोनेंट जो कि 250 मार्क्स का है उसे आप स्किप नहीं कर सकते। एंड इम्पॉर्टेंटली सबसे जो क्रूशियल पार्ट रहता है एथिक्स के केस में, आपके पास थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप अगर नोटिफिकेशन जाके देखें, वहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स अवेलेबल हैं, उन टर्म्स को तैयार किया जाए, उनसे अराउंड एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ अपनी प्रैक्टिस की जाए, यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। एंड वही आइडिया हमारा भी इस पूरे प्लान में रखा जाएगा कि जहाँ पर हम आपके लिए दोनों तरीके के सवाल लेकर आएंगे। कोशिश की जाएगी केस स्टडीज़ के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा फोकस रखा जाए, ताकि जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स केस स्टडीज़ से परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे इन केस स्टडीज़ को हैंडल करना है, किस तरीके से उन केस स्टडीज़ के 4 क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। दैट विल बी आवर प्राइमरी फोकस इन दी सेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो मेजर इशू यहाँ पर आता है कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस का। क्योंकि कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में ना, जब हम कोट पढ़ते हैं बड़ी खुशी होती है कि अच्छा यार, कोट तो हमें पता है, किस महात्मा ने कहा है उसके बारे में पता है, पर अब उसके आगे का जो पार्ट है कि जो आपसे डायरेक्टिव मांगा जा रहा है कि भैया अब क्या करना है उस कोट का, वहां पर आप फंस जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग जो कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उस कोटेशन के बियॉन्ड उस थिंकर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग जो प्रीलिम्स के बहुत एग्रेसिवली तैयारी करते हैं, उनके लिए एथिक्स ऐसा पार्ट रहता है जहां पर वो समझ नहीं पाते कि यार अब करना क्या है। दिन बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट बिलीव मी, डुएबल है। एक तरीके से अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट किया जाए तो बिल्कुल इंश्योर किया जा सकता है कि जहां पर आप 120 130 इजीली टच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने एटलीस्ट एक रीडिंग पहले से दे रखी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट GS3, उसमें हमारे पास इकोनॉमिक्स को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के केस में GS3 में 100 नंबर हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं। 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जहां पर एक आपका इंडियन इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज एग्रीकल्चर। द पॉइंट इज, GS3 पहले से ही एक फेयर फैक्टर रहता है, जहां पर बाकी सभी एस्पिरेंट्स ना GS1 2 4 में फिर भी 100 का मार्क टच कर जाते हैं। GS3 में नंबर कितने आ रहे हैं? 80 85 90। एंड बहुत बार तो जो खुशकिस्मत होते हैं उनका स्कोर चलो 95 या 100 तो बहुत रेयरली कोई टच कर पाता है। बट द पॉइंट इज कि इतना डायनामिक सब्जेक्ट है तो आपको भी उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार GS3 को छोड़ देते हैं कि ये तो वैसे लो स्कोरिंग है, क्या ही फायदा होगा। बट बिलीव मी, GS3 में जब आपका स्कोर बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं वो जो मेरिट की लिस्ट में घुसने वाला जो एक स्कोप होता है ना कि 5 से 10 नंबर वाला, वो यहीं से बन जाता है। तो उसी के बेसिस पर हम भी इसे थीम वाइज डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक फोकस इस चीज पे जो सर ने भी बताया कि PYQs को हैंडल करना आना चाहिए। एंड नॉट जस्ट कि भैया PYQs का जो कंटेंट था, मॉडल आंसर था, उसको जाके रट लिया, नहीं। PYQ से ये समझना है कि भैया ये टॉपिक है तो उस पर किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। अब UPSC तो स्टेट PCS है, बाकी SSC जैसे एग्जाम जैसा है नहीं कि जहां पर जो पहले PYQ आया था कॉपी पेस्ट किया वही डाल देगा, नहीं। PYQ से आप ये समझ पाते हो कि भैया अगर एक कोई टॉपिक है तो उसमें कितना निटी ग्रिटी में जाके UPSC आपको कान में रोड़ सकता है। और वही चीज अगर एक बार समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है कि दैट ओके, दीज आर द टर्म्स। अगर वो क्वेश्चन पेपर में फ्लैश हो रही हैं तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो स्ट्रक्चर का इशू है GS3 में कहीं ना कहीं एक इजी फैक्टर क्या बन जाता है कि स्ट्रक्चर बहुत इजीली डेवलप हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है एंड उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है। जैसे कि लास्ट ईयर नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर सवाल आ गया था कि जहां पर स्टेट के डेफिसिट लेवल जो चल रहे हैं, डेट लेवल जो चल रहे हैं, उनको वैल्यूएट किया गया। उसकी रैंकिंग के ऊपर जनरली एक्सपेक्टेड था कि प्रीलिम्स में सवाल आएगा कौन से स्टेट का रैंक कितना है, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। बट वहां पे पूरे के पूरे स्टेट्स की डेट प्रोफाइल के ऊपर सवाल पूछ लिया गया। बट प्रोवाइडेड अगर आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा हो, उसके बारे में जाना हो, तो आप वहां पर आंसर लिख पाओगे। आंसर की स्ट्रक्चराइजेशन डेफिनेटली विल हेल्प यू विद दैट, बट प्रोवाइडेड कि आपको इस 50 दिन के प्लान में एक रिलीजियसली अपना फॉलो करना पड़ेगा। जो सर ने भी कहा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। बिकॉज बिना डेडिकेशन के अगर आप कहें कि कोई बिल्कुल परोस के आपके सामने रख दे, और जो कि हम रखेंगे भी, बिल्कुल रखेंगे, बट फिर भी अगर आप अपना एफर्ट नहीं मारोगे तो बिलीव मी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सर बताएंगे, विद्याधर सर, सोनल मैम बताएंगे, राइट? हिस्ट्री का मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, आई विल बी टेकिंग हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं
तो हिस्ट्री जो है वो आपका GS1 का पार्ट बनता है, लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेट परसेप्शन है हमारा कि जब हम कुछ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तब हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो गया, बट इट इज़ नॉट द केस। क्योंकि जो भी आपके स्टैटिक के सब्जेक्ट्स आप प्री के लिए तैयार करते हैं, वो जब मेंस में आते हैं वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी जब आप अपने प्रीलिम्स के लिए करते हैं, आप पढ़ते हैं कि भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, गवर्नर के इलेक्शंस कैसे होते हैं, दोनों में पावर्स का क्या डिफरेंस है, किसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं या नहीं है। बट मेंस में आपके पॉलिटी में क्या आता है, इंडिया और आपके US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बीच में डिफरेंस बता दो, आप फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बीच में डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मिथ ब्रेक करना पड़ेगा। आप ये अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टैटिक के सब्जेक्ट जो आपने प्री के लिए पढ़े हैं वो ऑटोमेटिकली मेंस के लिए भी हो गए। इसीलिए ये मैं बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री तैयार करते हैं तो हम कभी कभार देखो, अभी हम प्रीलिम्स में अगर हिस्ट्री की बात करें, हम प्रिपेयर करते हैं कि भाई एंशिएंट मेडिवल से टर्म्स आ जाती हैं, है ना, टर्म्स पूछ ली जाती हैं, जैसे कि कॉइन्स पूछ लिया, लैंड मेजरमेंट पूछ लिया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह पूछ लिया, पेंटिंग्स पूछ ली, तो आप ज़्यादा फैक्चुअल टोन पर रहते हैं जब आप हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। जब आप मेंस के लिए समझेंगे तब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, GS1 के अंदर आपके सिलेबस में जो आता है वो है एंशिएंट और मेडिवल का आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं, एंशिएंट एंड मेडिवल का आर्ट एंड कल्चर आता है। यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लिटरेचर आप एक्सप्लेन कर दो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर दो, जैसे अगर चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पूछ लिया, तो आपको ऑल द ओवर पूरा चोलास का टाइम पीरियड के साथ आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर ये लोग एग्जिस्ट करते थे। या फिर जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई मुगल्स के टाइम पर पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एवोल्यूशन कैसे हुई, तो ये वाली चीज़ जो है आपको वहाँ पर समझानी आनी चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री इज़ कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने आने चाहिए। वो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आते, वो हम आपको सिखाएंगे। एक बात आप समझिए, फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन आपके पास ऑन एन एवरेज 7 मिनट्स हैं, सिर्फ ऑन एन एवरेज ओनली 7 मिनट। 7 मिनट में सोचना भी है और लिखना भी है। और यहाँ पर हमें लगता है कि स्टैटिक का सब्जेक्ट है या 7 मिनट में तो लिख ही लेंगे, लेकिन आई बेट यू अगर आप लिखने बैठेंगे 15-20 मिनट आप आराम से लगाएंगे, चाहे आपको सब कुछ याद हो। तो आप जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक तो स्पीड मेंटेन करनी आती है, सेकंड थिंग आपको समझ में आता है मुझे डायग्राम की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, ऑन द राइट हैंड साइड इन द बॉक्स। थर्ड थिंग आपको समझ में आती है कि मुझे पॉइंट्स जो है उसकी प्रायोरिटी कैसे बनानी है, रेपिटेशन कैसे नहीं करनी। कभी कभार हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए, पेजेस भरने के लिए हम 2-2 बार समझा देते हैं और एग्जाम्पल्स रिपीट करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। साथ ही साथ जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आपको एक बात समझ में आएगी, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं उसमें से आपको कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन निकालना है। बिकॉज एक बात समझिए, जब आप डायनामिक सब्जेक्ट्स करते हैं तब आप इंट्रोडक्शन के अंदर आप या तो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन थ्रो करते हैं या फिर कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लेकिन हिस्ट्री में आपके पास कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं, है ना। आपसे अगर चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा तो आप इसमें क्या ही फैक्ट लिखेंगे। तो आपको वहां पर कैसे बोरिंग इंट्रोडक्शन नहीं देना, एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। कहां पर आप कैसे कैसे इंट्रोडक्शंस और कैसे कैसे कंक्लूजन्स। हिस्ट्री में कंक्लूजन का भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में आप बोल देते हैं कि कंक्लूजन ना भाई हमें मल्टी डायमेंशनल, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक लिखना है। वो व्हाट अबाउट हिस्ट्री? हिस्ट्री में आप कैसा ही कंक्लूजन लिख देंगे, फ्यूचरिस्टिक तो उसमें कुछ है नहीं। तो आपको कैसे पूरा आंसर अमेलगमेट करके एक अच्छा कंक्लूजन बनाना है, ये भी आपको हिस्ट्री में पता चलेगा। सो नेवर थिंक कि भाई अगर स्टैटिक हमारा प्रीलिम्स वाला हो गया तो हमारा मेंस भी हो गया, नहीं। आंसर राइटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके देखिए 4-5 लेवल्स में जब आंसर राइटिंग होती है तब आपको एक बात समझ में आती है कि सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर परफेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर के बाद जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तब जाके आप वैल्यू एडिशन पर आते हैं। पहले दिन से आप वैल्यू एडिशन पर नहीं आ जाते, लेकिन उसके लिए आपको आंसर लिखना तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें हम हिस्ट्री में डील करेंगे। अब मैं अगर बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जो है वो बनता है आपका GS3 का पार्ट। अब इन्वायरमेंट जो है ऑन दी अदर हैंड हिस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है। इन्वायरमेंट है हाईली डायनामिक सब्जेक्ट, बट यहाँ पर भी यही है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, आपने एवोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन समझा होगा कि जैसे पहले बायोडाइवर्सिटी पर सवाल आते थे तो यूपीएससी ने IUCN स्टेटस पूछना शुरू कर दिया, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है ये पूछा। इस चक्कर में सारी बुक्स में IUCN स्टेटस और नेशनल पार्क्स ऐड हो गए। फिर यूपीएससी ने फिर से पलटी मारी और फिर क्या पूछना शुरू किया, एनिमल बिहेवियर, है ना, ओरांगुटान पर क्वेश्चन, बैटल डांस पर क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर भी जब
इन्वायरमेंट प्रीलिम्स में पूछा जाता है वहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल टोन पूछी जा रही है ना, जैसे कुछ भी रैंडम आपकी चीज़ें, रैंडम बायोडाइवर्सिटी पूछ लिया, फ्रॉग हॉपर बता दो क्या है, तो ये सब आप पढ़ते हैं। लेकिन मेंस में आपको अपना एनालिटिकल माइंडसेट थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऑयल पोल्यूशन, कोस्टल इरोजन, ठीक है, अगर आईपीसीसी की कोई रिपोर्ट आई है तो उसका असेसमेंट, तो ये सब, इसके लिए आपको एनालिटिकल माइंडसेट एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फैक्ट्स प्रिपेयर करने बहुत ज़रूरी हैं। फैक्ट्स, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर एग्जामिनर इंट्रोडक्शन में फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन नॉन नेगोशिएबल मानता है। क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर देयर इज अ रिपोर्ट ऑन आईपीसीसी, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन आया है, तो आप ये तो नहीं बताएंगे कि आईपीसीसी कैसे बना, भाई यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर बनाया। एक तो ये टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया, और दूसरा बच्चा लिख रहा है कि आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट में इतना प्रिडिक्टेड है या फिर मास एक्सटेंशन इस लेवल पर है, तो नंबर ऑब्वियसली जो इसने डेटा लिखा है उसको ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आपको फैक्ट्स प्रिपेयर करने बहुत जरूरी हैं। दूसरी चीज जो आपको एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करनी बहुत जरूरी है, दैट इज एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं तब आप सिर्फ डिबेट में सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स लिखने बहुत बहुत जरूरी हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम एनालिसिस करते हैं, पॉइंट जनरेशन हमें करनी आ जाती है, बट जब तक हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं होंगे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। थर्ड थिंग, यहाँ पर भी डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अभी आपको पता है कि आर्सेनिक का पोल्यूशन बहुत देखने को मिल रहा है, तो आप कैसे वहाँ पे एक इंडिया का मैप अकोमोडेट कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं कि आर्सेनिक हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको, ये सब चीज़ें, और कैसे आप एक्रोनिम्स कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम एनवायरनमेंट में बात करेंगे। तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, तो पीडीएफ के पीछे भागना नहीं है, आपको कंटेंट प्रिसाइज, कंसाइज, क्रिस्प आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी इन आपका जितना भी आपको टाइम अवेलेबल है। तो इसीलिए प्लीज जॉइन अस फॉर दिस प्रोग्राम। और अब थैंक यू मैम। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा, एक्चुअली मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ यह है ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1 का सेगमेंट, और इसके साथ जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यह है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना कि एक्चुअली में ना जो ज्योग्राफी है इसमें कॉमन सी मिस्टेक जो होती है कि अधिकतर स्टूडेंट को, यानी कि मैं साल भर क्लास ले लेता हूँ, 2-2 3-3 बार क्लास ले लेता हूँ, यदि स्टूडेंट रिपीट होते हैं तो उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलती है कि उनको डायग्राम से बड़ा भय लगता है, या फिर मालूम नहीं क्या है कि डायग्राम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि एग्जाम, जैसा कि अभी मैम भी बता के गई कि एग्जाम्पल्स हम पुट नहीं करते हैं। याद रखो कि चूंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी मेरा भी सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, सो यहाँ पर एक्चुअली में एनवायरमेंट में चाहे आप देखो या फिर चाहे आप ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी से लाइक यदि एक क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर या फिर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसको लेकर, या फिर जो पॉपुलेशन है इसको लेकर, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है इसको लेकर, सो यहाँ पर ना हमारे पास इसमें डेटा बहुत सारा होता है, और डेटा बहुत सारा होता है तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना और बस हम लिखते जाते हैं, यानी कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बिल्कुल भी हम पुट नहीं करते। जैसे ज्योग्राफी में यदि मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल का सेगमेंट उठाता हूँ तो कुछ जियोपॉलिटिकल के सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें से 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि अभी ब्रेक्जिट बहुत ज़्यादा चर्चा में था। वैसे तो देखने में लगेगा कि यार ये आईआर का पार्ट है ना, और सही भी है, बट जब आप इसको ज्योग्राफी से को रिलेट करेंगे तो एक्चुअली में ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बन के साथ में आएगा। और यदि आप इसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ओशनोग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मैरीटाइम स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअली में ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा बनेगा, और इससे आने वाला जो मेंस का क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा डायमेंसिव हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअली में आप ज्योग्राफी को अकेला समझने की गलती ना करें। पहली बात, ज्योग्राफी अकेली जब तक है जब तक उसका जो सेगमेंट है ये क्लाइमेटोलॉजी, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, साथ में ओशनोग्राफी है, यहाँ तक है। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी को कंपाइल किया
तो ह्यूमन ज्योग्राफी में यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि जो आपका इकोनॉमी का सेगमेंट है जीएस पेपर 3 का, वो भी यहाँ पर एड ऑन होगा। यदि ह्यूमन ज्योग्राफी की आप बात कर रहे हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट भी अपने आप एड ऑन हो जाएगा, और आपको इन सभी को मिलाकर अपना जो आंसर राइटिंग है ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअली में याद रखिएगा कि यदि यूपीएससी आपके नॉलेज की परीक्षा होती, ठीक है, तो यूपीएससी जाता आईआईटी में, जाता एनआईटीज में, और जो टॉपर्स हैं इनको उठाता और उनको डायरेक्टली बना देता आईएएस आईपीएस। यूपीएससी आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं है, एक्चुअली में आप कितने स्मार्ट हैं, यानी कि ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है इतने सालों में, इस डेटा को किस प्रकार से आप इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी परीक्षा है। एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा और उसकी जो आंसर राइटिंग है, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बताता हूं कि एक्चुअली में क्या गलती करते हैं। जैसे लाइक यदि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आया, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया कि भाई बताइए इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है ये कंटिन्यूसली घट रही है, जीडीपी पर इसका जो इम्पैक्ट है ये कंटिन्यूसली घट रहा है, बढ़ रहा है नहीं, घट रहा है। क्योंकि आज की एक रिपोर्ट है द हिंदू की जिसमें यह बताया गया है कि प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली कम हो रही है। यहां पर याद रखो कि असल में यदि इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है तो हम एक पॉइंट को पकड़ लेंगे और वो क्या है, जीडीपी, या फिर हम एक पॉइंट को पकड़ लेंगे वो है एग्रीकल्चर, और यहीं से यानी कि इंट्रोडक्शन से ही हम अपना जो आंसर है ये स्टार्ट कर देंगे। वाई? क्योंकि ज्योग्राफी में डेटा बहुत सारा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में डेटा बहुत सारा है, और इतना डेटा है कि पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, डेटा खत्म नहीं होगा। बट आप इस डेटा को कंपाइल कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई टू द पॉइंट जो उसने बात पूछी है, आप एग्रीकल्चर और जीडीपी का जो को रिलेशन है ये बताएं, और फिर एग्रीकल्चर को जीडीपी के सिनेरियो में परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए, अपने क्वेश्चन को कंसाइज करते हुए आगे आंसर राइटिंग करें। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक एप्रोप्रिएट अप्रोच होती है, और साथ ही साथ इसमें डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे आपसे ये गुजारिश रहेगी, ये रिक्वेस्ट है, जो भी आप माने, कि यदि आपसे डायग्राम नहीं बनते हैं तो कम से कम 3-4 दिन का समय निकाल लें, 100 पेज लें, 100 पेज की एक कॉपी भर लें, ये डायग्राम आराम से बनने लगेंगे। बिकॉज की डायग्राम इज मस्ट प्रायोरिटी फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। इसके बिना आंसर राइटिंग आपकी अधूरी मानी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ज्योग्राफी के सिनेरियो में है। डिजास्टर मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सेम सेगमेंट जो हमारा है ये काम करेगा, बट इस सेगमेंट के साथ एक्चुअली में क्या आपको वही ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ना है, जैसे फ्लड मैनेजमेंट है, जैसे कि आप देखोगे सॉइल मैनेजमेंट है, यदि आप देखें तो यहाँ पर अदर प्रकार के जैसे फायर मैनेजमेंट है, नहीं, ये तो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, बहुत सारे हैं। बट अभी जो करेंटली डिस्कशन में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जो वाइजैक स्टील प्लांट है इसमें ब्लास्ट हुआ, सो यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन का ये टॉपिक आएगा। दूसरी बात है, जैसे यदि आप तमिलनाडु में देखेंगे तो पटाखा फैक्ट्री में यहाँ पर आग लगी थी, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तो ये भी फैक्ट्री मैनेजमेंट में आएगा, बिकॉज कि ये भी तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है ना। तो आप जैसे स्टार्टिंग में कमल सर ने थीम की बात की थी, तो ये थीम के ही तो टॉपिक हैं, यानी कि यही तो थीम है कि भाई करंट अफेयर में कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उसी का जो अपकमिंग क्वेश्चन है ये आप गैस कर सकते हैं कि भाई इसी के आसपास का जो सिनेरियो है या तो ये चर्चा में रहेगा या फिर इससे क्वेश्चन आएगा, और अदरवाइज इसके एग्जाम्पल हमको पुट करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डायमेंसिव लगता है, और साथ में जो आंसर राइटिंग चेक करने वाले सर हैं उनको कम से कम ये लगेगा कि हाँ वाकई में इन्होंने अपना जो आंसर है ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था। बाकी आगे की जो जानकारी है विद्याधर सर देंगे आपको। आइए सर। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि अगर मेंस की बात करें तो सर ने कहा कि मेंस में हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें पीएचडी लेवल पे नहीं करना है, कि ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हमें प्रेजेंट करना है कि हम कितना अच्छा अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। मैं अपने क्लासेस में भी हमेशा कहता हूं कि चाहे जिस भी सब्जेक्ट की आप आंसर राइटिंग करें, आपको सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाने हैं। फ्रेमवर्क अगर बन गया तो ना तो आपके लिए आसान होगा, 7-8 मिनट में एक आंसर को लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा।
मैं अपने क्लासेस में एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करो कि आप किसी होटल में जाते हो खाना खाने और आपने वहां पे जा करके कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दी, आपको 10 मिनट में कढ़ाई पनीर मिल जाती है। लेकिन आप वही कढ़ाई पनीर को अपने घर में बनाओ तो कम से कम आधा 1 घंटा लगता है। वो होटल वाला क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है कि 10 मिनट में आपको दे दिया। उसने अपनी ग्रेवी तैयार रखी है, उसने अपनी सारी रेसिपी तैयार रखी है, बस उसको पनीर को फ्राई करके आपको ग्रेवी में रख करके दे देना है। यही काम आपको करना है। आपके पास फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, चाहे जिस सब्जेक्ट के हो, चाहे पॉलिटी का हो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, जिस सब्जेक्ट के हो, आपके पास चाहे आईआर हो, फ्रेमवर्क तैयार होनी चाहिए। फ्रेमवर्क में क्या क्या, आपका इंट्रो कैसा होना चाहिए, इंट्रो के बाद आप मेन बॉडी पे कैसे जाएंगे, मेन बॉडी पे कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आईआर की बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आप जिस कंट्री के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं, अगर मैं इंडिया ईरान की बात करूं, तो आप इंट्रो के बाद जब आप मेन बॉडी में लिखेंगे तो वहां पे उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लिखनी जरूरी होती है। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि हम कैसे इंगेज हुए हैं, 1947 के बाद हमारा एंगेजमेंट कैसा, इवन हम उससे पहले भी हमारा कैसा एंगेजमेंट रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ये हमें दिखाना पड़ता है। उसके बाद आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आओगे, विच मीन्स कि आपको यहां पे इंट्रो के साथ मेन बॉडी में किस तरह से जाना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जाना है, क्या करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह से एंगेजमेंट कर रहे हैं हम। सपोज कि इंडिया और ईरान की एंगेजमेंट की बात करें तो हमारा कल्चरल क्या एंगेजमेंट रहा है, मिलिट्री क्या एंगेजमेंट रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इंडिया का इन्वेस्टमेंट कितना है ईरान में, कैसे बायलैटरल ट्रेड हुई है। तो ये सारे पॉइंट और ये सब, इसलिए मैंने फ्रेमवर्क इसलिए बोला कि ये सारे ऑलरेडी आपके पास तैयार होने चाहिए। ये आपके प्रैक्टिस में आप इसको करके रखना है कि आपने, अब जरूरी नहीं ईरान से पूछे, अमेरिका से पूछ दिया, चाइना से पूछ दिया, आपको बस वो फ्रेमवर्क तैयार होगा, आपको उस पे वर्डिंग्स रखने हैं, डेटा रखना है, रिपोर्ट्स रखने हैं, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट, अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जो यूनियन बजट था, यूनियन बजट में, यूनियन बजट 26-27 में एक वर्ड यूज किया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च की गई, चैंपियन एमएसएमई, टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन द ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी फॉर द विकसित भारत। तो चैंपियन एमएसएमई आपको लॉन्च की गई, तो आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द एमएसएमई, ठीक है। अब यहां पे इकोनॉमिक सर्वे 25-26 कहता है कि एमएसएमई is a backbone of Indian economy। यही क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि एमएसएमई बैकबोन है, तो कैसे एमएसएमई बैकबोन है, आपको इसके लिए इसमें फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, इसमें आपको डेटा लिखना पड़ेगा, जो आपके पास डेटा है आपको डेटा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है एमएसएमई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे कहने से तो नहीं, हमारे कहने से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कहता है, हमें यहां पे फैक्ट देना होगा। हम यहां पे कहेंगे कि 20 करोड़ प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, उद्यम पोर्टल के अकॉर्डिंग, एमएसएमई की उद्यम पोर्टल के अकॉर्डिंग यहां पे 20 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये क्या है, ये डेटा है, ठीक है। हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके सपोर्ट में हमने डेटा दिया, तो इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को, इस आपके सेंटेंस को एक स्ट्रेंथ मिला इस डेटा से, और इस डेटा को स्ट्रेंथ मिला कैसे, आपके इस रिपोर्ट के लिखने से। तो आपको ऐसे ही आपको डेटा यूज करना पड़ेगा, आपको डायग्राम यूज करना पड़ेगा। डायग्राम इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप जिस इसको वर्डिंग में लिखोगे, अगर डायग्राम में दिखाओगे, कम टाइम लगेगा और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। जैसे सर ने पहले ही कहा कि ज्ञान नहीं अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करने का मतलब कि यहां पे हमें
इसको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं, नहीं, उसको प्रेजेंट करना है। यहां पे प्रेजेंटेशन का मेंस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, यही आपको हम लोग अपने सेशन में कराएंगे। रेडीमेड डेटा आपको प्रोवाइड की जाएगी अपने आंसर राइटिंग्स के थ्रू। यहाँ पे आपको जो मॉडल आंसर दिए जाएंगे उसमें रेडीमेड डेटा होंगे, इसमें सारे फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट होंगे, इसमें सारे आपके स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको इस सेशन के साथ बने रहना है, ठीक है। तो आगे मैं कमल सर को फिर बुलाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। तो नाउ यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि इसमें किसी सब्जेक्ट में क्या क्या अप्रोच है। आपको सभी टीचर्स ने बताया कि हम हर सब्जेक्ट को कैसे डील करेंगे। अब वी विल आर स्टार्टिंग विद GS2 का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, और आपका ये चलेगा अराउंड 10 to 15 डेज, उसमें ये खत्म हो जाएगा। अब पॉलिटी और गवर्नेंस में वी हैव 10 थीम्स जिसको हमें तैयार करनी है। उन थीम्स पे सब थीम्स हैं। यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज थीम्स एंड सब थीम्स। इसके 10 हैं बस ब्रॉड थीम्स, और उसके सब थीम्स हैं। पूरा का पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस विल बी कवर्ड अंडर 80 थीम्स। जो 80 थीम्स बनेंगी उसमें ये कवर हो जाएगा पूरा। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम पॉलिटी गवर्नेंस कर रहे होंगे, देन यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन वन थिंग, कि हमें अपने आंसर एनालिटिकल करने हैं, ना कि सिर्फ फैक्चुअल। जो भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो एक ही एस्पेक्ट होता है, आंसर फैक्चुअल होता है बट लैक्स एनालिसिस। तो हम ट्राई करेंगे हम इसमें एनालिसिस वाला एस्पेक्ट ऐड करें। एनालिसिस का मतलब क्या है? वाई ऐड करें। तो ये कभी नहीं भूलना है। और साथ में ये आपको वैल्यू एडिशन की फॉर्म में मिलता रहेगा सामान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है वैल्यू एडिशन का। मेन काम क्या है? हमें इस पे फोकस करना है। और दूसरा, जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होंगे वी विल फोकस ऑन कि जो क्वेश्चन है इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। और अगर आपके क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही गलत है देन जो लिखा है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज, बच्चों को दिक्कत आती है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या पूछा गया है। दिस क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वी विल डू जब हम आंसर राइटिंग करेंगे। और एक लास्ट में चीज बता दें कि क्या ये पॉसिबल है 50 डेज में? बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक चीज है, दीज डेज विल बी हेक्टिक, और कुछ नहीं है। अगर आप वो हार्ड वर्क कर सकते हैं जो कि आपको करना भी चाहिए, बिकॉज जिसका प्री निकला है, आजकल ये नहीं है कि प्री एक बार हो गया तो दूसरी बार हो जाएगा। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अब आप इसमें बिल्कुल कमी ना छोड़ें। और आंसर राइटिंग जो हम करेंगे, एक चीज समझ लें, इट इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। जो आपका पेपर चेक कर रहा है, अगर उसको आप पे ट्रस्ट हो गया कि यू आर राइटिंग गुड आंसर्स, फिर काम खत्म। और वो ट्रस्ट आता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है आंसर में, ना कि सिर्फ रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है और अंडरस्टैंडिंग की अपनी है। उस ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को हम इंश्योर करेंगे कि आपका आंसर पढ़ के लगे कि इंसान को समझ है और इंसान को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि आपके आंसर इस 50 दिन बाद ऐसे हों कि एग्जामिनर को पढ़ के आप पे ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन कि जो कैसे करनी है आंसर राइटिंग। GS2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको थीम सब थीम्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आई होप यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक कि आप इस प्रोसेस में पहले घुसें। 50 दिन का प्रोसेस है, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। So thank you so much. We'll see you soon in the next session.